हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आइसोमेरिज्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास जो प्रॉमिस थी पहले से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग होमवर्क भी डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो होमवर्क पेंडिंग था वो करेंगे। और हम कुछ कन्वर्जन सीखेंगे कि फिशर को न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग सीखेंगे कि वेज डेज से हम लोग न्यूमैन और फिशर कैसे बनाते हैं। सबको आपस में इंटर कन्वर्ट करना भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और ज़्यादा बात तो करने के लिए है नहीं यार, ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा। कन्वर्जन सिखाने का मतलब ये है कि तुम जब हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 देख रहे होगे जिसमें हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे होंगे, तब तुम्हें इन लेक्चर्स की बहुत ज़रूरत होगी। जीओसी और आइसोमेरिज्म बैकबोन है केमिस्ट्री की, ये तुम्हें अब धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाएगा। और आई होप तुम लोग इन्जॉय कर रहे होगे। कमेंट करके बताओ कि इन्जॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कंटेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी बता दो मेरे को। क्यों फीडबैक बहुत ज़रूरी है यार, वो तो तुम दोगे ही ना यार, कुछ तो दोगे, फीडबैक ही दो कम से कम, है ना। और लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कम से कम अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे तो एक बार यार लगा ही दो कि हाँ चैतन्य सर से पढ़ा रहे हैं। डेक्स्टर कैम्प का स्टेटस लगा दो, मेरा नाम मत लेना, ठीक है। चलो भाई, नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? तो नोट्स फिर से dextercamp.in पे मिल जाएंगे और हमारे लिंक पे भी मिल जाएंगे। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और हम लोगों ने जहाँ से जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, फिर उसके बाद ईजेड में कुछ छोड़े थे और ऐसे ही ऑप्टिकल में छोड़े थे। तो जो जो क्वेश्चन नहीं डिस्कस थे वही उठाए हैं। इसमें कह रहे हैं राइट डाउन वेदर दीज कंपाउंड्स आर सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों अपोजिट साइड है। तो होमवर्क में ये बताना कि तुम्हारे कितने सही हुए। तो ये क्या है? ट्रांस है, ठीक। फिर इसे देखो तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर है लेकिन इसमें CH3 दोनों सेम साइड है बॉन्ड के, तो कैसा है? ये सिस है। इसमें देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड कैसा है? सिस। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये भी बॉन्ड कैसा है? सिस। तो दोनों तरफ से सिस हो गया। इधर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सिस। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस हो गया। जब डाइन होती है, ब्यूटाडाइन होती है, तो इसे लिखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन है ये। 1,3 ब्यूटाडाइन को लिखने के लिए कहते हैं ये एस सिस फॉर्म है और ये एस ट्रांस फॉर्म है। इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसे हम एस सिस कहते हैं। इसका स्पेशल नाम लिखा जाता है एस सिस और एस ट्रांस। इसमें देखो इस पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इस पे नो GI। इस पे हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं तो इस पे भी नो GI। बीच वाले पे हाइड्रोजन ट्रांस लगे हुए हैं तो ये ट्रांस है। इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया? ट्रांस। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये भी कैसी हो गई? ट्रांस। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एक बार ट्रांस फिर से रिवाइज कर लो तो बात समझ में आ जाएगी और बढ़िया से। तो ये ट्रांस ट्रांस आ गए। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और अब मैं कोशिश करूंगा जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सबका डिस्कशन करूंगा। यार एडवांस की सीरीज़ के लिए कुछ सजेशन दो कि किस टॉपिक पे तुम्हें, कुछ टॉपिक नहीं किस टाइप की तुम्हें सीरीज़ चाहिए। तो मैं एक और कुछ करने की सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कि 1 मिनट प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके आऊँ या फिर 4 मिनट में डिस्कस करूँ एडवांस के प्रॉब्लम्स, या फिर 1 मिनट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ मेंस के क्वेश्चन उठा के हल्के हल्के लगा के दिखाऊँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। कमेंट करके बताना कि क्या बेहतर रहेगा, तुम्हें किस में फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये कैसा हो गया? इसमें दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम साइड है, तो ये कैसा हो गया? सिस। इसमें दोनों हाइड्रोजन किधर है? अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस, ठीक। यहाँ पे देखो CH3 और CH3 दोनों सेम साइड है तो ये सिस हो गया। यहाँ पे अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस हो गया। तो सिंपल है, डिस्कस हो गया। अब इसके बाद बात करना था ईजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे थे और प्रायोरिटी के लिए CIP रूल रिवाइज होने चाहिए, सबको याद होने चाहिए, तभी ये डिस्कस हो पाएगा। अदरवाइज डिस्कशन कोई सेंस नहीं बनता इसमें, है ना। तो इसमें देखो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी पहली है, इसकी दूसरी हाइड्रोजन की। इसमें ब्रोमीन की पहली और इसकी दूसरी, तो सेम प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, मतलब E हो गया। इसमें देखो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ तो इसकी प्रायोरिटी पहली है, इसकी दूसरी, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपटीशन कराया तो कौन? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कौन? लड़ाई बराबर हो गई। फिर नीचे यहाँ ब्रोमीन, ऊपर CH3, तो ब्रोमीन जीत गया। एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये Z हो गया। इसमें देखो इसमें इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, CD3 है ऊपर, इधर नीचे CH3, तो ये 2 हो गया। इसमें इसकी ज़्यादा है तो ये 2 हो गया, तो ये Z हो गया। इसमें इसकी ज़्यादा है 1 2
और इसमें OH और Cl में किसकी ज़्यादा होगी, Cl की ज़्यादा होगी 1 2, तो ये भी क्या हो गया हमारा Z हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है Z है, नीचे लिख देते हैं Z है, Z फॉर्म है। तो EZ वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करना ना, ज़्यादा है ही नहीं डिस्कशन के लिए। अब ये क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो GI, कितने होंगे, 0 इज द आंसर। हमने ये नहीं कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम कोई सा कंपाउंड ले सकते हैं, तो देखो डाइमाइड टाइप का कंपाउंड वो ले लो, N2H4 डाइमाइड, तो देखो ये सिस फॉर्म बन गई इसकी, या सिन फॉर्म बन गई है, और इसमें जब लोन पेयर अपोजिट साइड होंगे तो कैसी बन गई, एंटी बन गई। अगर कोई पूछे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो GI इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिख लेते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स required for an organic compound to show GI कितने होंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइम्स बना लेंगे। ठीक, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा लिया, तो ये क्या बन गया, ये ऑक्साइम बन गया। और इसका अगर हमें आइसोमर बनाना हो ज्योमेट्रिकल, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 चाहिए कार्बन मिनिमम। ठीक, तो ये ऑक्साइम बना लिया हमने। ठीक, तो ये सिन और एंटी दोनों तरह के बना लिए। विद रिस्पेक्ट टू OH हम बात करेंगे तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब होमवर्क में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, इसमें हाइड्रोजन इधर है, HH इसके, लेकिन इस चोंच के अबाउट यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, COS नॉट प्रेजेंट। ठीक, ये स्पायरो कंपाउंड है। इस स्पायरो कार्बन कंपाउंड में देखो यहाँ पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। अगर sp3 है तो ये दोनों तो मान लिया एक प्लेन पे है, ये कहाँ होगा, प्लेन के नीचे होगा, और ये प्लेन के ऊपर होगा। तो ऐसा होने की सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। इसमें तो ऑब्वियसली नहीं है, ये तो सामने से दिख रही है। इसमें क्या होगा, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो इसमें भी COS नहीं आएगी, COS का कोई सेंस नहीं, और इसमें भी रिपल्शन की वजह से COS प्रेजेंट नहीं होगी। इन दोनों में ही COS प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि इनमें जब रिपल्शन होगा तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे ऐसे करके। और इस हाथ में देखो, ये अपने परपेंडिकुलर देखो, तो ये दोनों सामने सामने, ये परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो रिपल्शन की वजह से परपेंडिकुलर हुआ, और ये दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पे, 180 डिग्री ऐसा होता है। ठीक, अपोजिट नहीं है, ये अलग प्लेन में है, तो इसमें भी कोई COS नहीं है। ठीक है, अब बात है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर निकालने हैं, तो देखो एक तो कायरल ये हो गया, इसमें चारों वैलेंसी अलग अलग है। एक कायरल ये हो गया, एक कायरल ये हो गया, और एक कायरल ये हो गया। जब हम कायरलिटी देख रहे हैं तो एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ से यहाँ तक देखा तो चेंज है, और यहाँ पे देखो सीधे कार्बन की दूसरी रिंग आ गई, तो अलग अलग दिख रहा है। ऐसे ही 7th में जब ढूंढोगे, तुम लोगों ने करके रखे हैं होमवर्क, ये तो बता ही दो यार कम से कम कमेंट करके कि हाँ सर करके रखा था, डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो यार मेरे डिस्कशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यही सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो 8 कायरल कार्बन आ गए इसमें, तो 8 आंसर लिख दिया इसका। ठीक, और इसमें कितने आ गए, इसमें 1 2 3 4 आंसर आ गया इसका। सिंपल सिंपल है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। मैंने एल्केन बना के दिखा दी थी, एल्कीन बना के दिखा दी थी। अब एल्काइन बनानी हो तो एल्काइन भी कैसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन रख लेंगे, एक H रखेंगे, और यहाँ C≡CH लिख देंगे, यहाँ CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे CH2 CH3 लिख देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स हमें 6 चाहिए होंगे। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे एक COH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे
CH2 CH3 लगा दिया, तो इसमें भी कितना चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चाहिए कितना है, 5 चाहिए। कीटोन्स अगर बनाने हो, कीटोन्स कैसे बनाएंगे देखना जरा। CH3CO सबसे छोटा बनाना है तो एक कीटोन ले लिया और फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसे कायरल बना दिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए यार, समझ में आ रही बात, 6 आ गए। एल्डिहाइड लेंगे तो एक कार्बन कम चाहिए पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। अब फॉर्मूला अगर ये है और इसमें हमें एल्काइलाइड चाहिए तो क्या करें, एक को X लगा दें, एक को H लगा दें, एक को CH3 लिख दें और एक को C2H5 लिख दें, तो इसमें 4 ही कार्बन में काम चल जाएगा। सिंपल थे, बिल्कुल आसानी से लिखे जा सकते थे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि कंपाउंड्स के लिए हमें बताना था POS किस में है, COS किस में है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें तो क्या है, इसमें COS भी होगी और POS भी होगी, दोनों चीज़ें हैं, तो COS POS दोनों है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, इसमें देखो ध्यान से, अगर हम इस प्लेन के अबाउट इसे काट दें यहाँ से यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा, और इसमें COS तो है नहीं, COS कैसे होगी, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, तो बिल्कुल COS भी होगी इसमें, तो COS भी है POS भी है, और ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगला देखते हैं, इसे देखो, इसे अगर इसके अबाउट काट दो, इसके अबाउट काटोगे, देखो ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें ऑल्टरनेट पे लगे थे, इसमें लगातार लगे हैं, तो इसमें अगर काटेंगे तो इसमें COS भी आ जाएगी, POS भी आ जाएगी और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अगला देखो, इसमें देखो ये प्लेन आ रहा है सिंपल, इसमें तो POS ही आ रही है। POS कहाँ पे लिखनी थी, सेकंड नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे POS लिखनी थी, तो POS आ रही, COS नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें देखो, इसमें क्या आ रही है, ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है, तो मीजो कंपाउंड में क्या आएगा, POS आएगी, COS नहीं आएगी, सॉरी COS भी आ जाएगी, और मीजो में COS और COS नहीं आएगी, मीजो में COS आ जाएगी, हाँ, मीजो में COS भी आ जाएगी, अगर तुम इसका न्यूमन बना लोगे तो आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ना इसमें POS है ना COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखो, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, ना POS है ना COS है, POS और COS तो नहीं है ना, नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, अब हमें बनाने थे ड्रॉ एंड ऑल्सो राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़े से कठिन सवाल हैं, इन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने जगह काफ़ी छोड़ रखी है। तो पहला ले लेते हैं फ्लोरीन का एग्जाम्पल। ठीक, तो नंबर 2 से शुरू करते हैं, जिसमें CH2 F और F है। ठीक, जब हम इसे बनाएंगे तो याद आ रहा भाई कि ऐसे ही बनते हैं, भूले तो नहीं होगे। तो पहले इक्लिप्स बना लिया हमने, फुल्ली इक्लिप्स, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, तो F आ गया, H और H आ गया। ठीक, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, तो H यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया F और यहाँ पे आ गया H। फिर इसे 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये F आ गया, ये भी F आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया और ये H आ गया। ठीक, तो ये बन गए। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, पहला वाला कैसा है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये गॉश है, ये पार्शली इक्लिप्स्ड है, और ये एंटी है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तुमने जो निकाला वो बताओ, पहले कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने इसका आंसर
निकाला था कि एंटी गॉश, पार्शली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। और कितने लोग इस बात से कन्विंस है कि यही आंसर आ रहा, कमेंट करके बताना ज़रा। ठीक, लेकिन ये आंसर होता नहीं है। एक्चुअल आंसर क्या होता है? गॉश ज़्यादा स्टेबल है देन एंटी, देन पार्शली इक्लिप्स्ड और देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। गॉश ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब गॉश क्यों ज़्यादा स्टेबल है इसके बारे में बात करते हैं। गॉश ज़्यादा स्टेबल है इसलिए, देखो हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, लेकिन गॉश की स्टेबिलिटी तो बतानी बनती है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को अपने फिर से हम वापस ले आए हैं। तो इसमें गॉश जब हमें बनाना है तो हम मान लेते हैं कि जो ब्लैक वाली बॉल और ऑरेंज वाली बॉल है ये हमारे क्या है, एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है, ठीक है। या दोनों को ऑरेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो ये दोनों ऑरेंज बॉल्स हमारी क्या है, ये फ्लोरीन्स है। तो हमने जब इन्हें गॉश बनाया तो हमने इसे इस तरह के एंगल पे रखा होगा। देखो जरा, ये गॉश फॉर्म दिख रही ना भाई तुम्हें? अब बिल्कुल क्लियर गॉश फॉर्म दिख रही होगी। देखो भाई, मैं तो कैमरे के सामने कर दूँ तो ये गॉश है, मैं इसे और अच्छे से पकड़ लूँ तो मैं बढ़िया गॉश दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। अब बढ़िया दिखाई दे रहा भाई, ये गॉश फॉर्म दिख रही इधर से इधर। अब क्या होगा, जब इस गॉश को हमने फिर से बना लेना एक बारी, तो F यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। अब मैं एक काम की बात सिखा रहा हूँ, न्यूमैन से सॉहर्स बनाना सीख रहे हैं हम लोग। तो हमने इस गॉश को क्या किया, हमने इसे ऐसे रख लिया, तिरछा रखा। तो जो आगे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया, तो ये ऐसा दिख बना, ठीक। तो यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर दिख रहा हमें, H और H नीचे दिख रहा, ठीक। नीचे वाले में नीचे हाइड्रोजन दिख रहा है, फ्लोरीन और फ्लोरीन ऊपर दिख रहा है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा है। तो ये बिल्कुल देखो आसानी से बन जा रही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये गॉश फॉर्म बना दी हमने सीधे इसकी। अब ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस पर डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता, डेल्टा प्लस हाई हो जाता। सेम काम ये वाला फ्लोरीन भी करेगा, तो इस पर डेल्टा प्लस ज़्यादा बढ़ा देगा। अब जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक एंटी ऑर्बिटल भी फॉर्म होता है। ये क्लास इसीलिए ज़रूरत थी कि मैं इसमें ये कठिन बातें बता रहा हूँ। जब भी कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पीछे 180 डिग्री पे आउट ऑफ फेज एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फॉर्म होता है। तो फ्लोरीन का CF बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये होगा और इस CF बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये होगा। अब क्योंकि इन पे डेल्टा प्लस है तो ये वाला H देखना जरा, ये वाला H और ये बॉन्ड दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड दे आर पैरेलल। ठीक, ये दोनों पैरेलल है। अब जब ये पैरेलल हैं तो ये डेल्टा प्लस की वजह से होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इधर हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। क्या कर सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एंटी की कम होती है। तो लिख देते हैं ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन कितने लोगों को ये पता था, ये बताना भाई। ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन द स्टेबिलिटी ऑफ गॉश फॉर्म इज मोर। ठीक, एंटी में ये नहीं होगा। अगर एंटी का बनाना चाहो तो एंटी का ही बना लो। चलो भाई देख लेते हैं, बात समझ में तो आ जाए पूरी। यहाँ फ्लोरीन रख लिया, यहाँ फ्लोरीन रख लिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है। ये एंटी फॉर्म है। जब एंटी है तो एंटी इसका कैसे बनाएंगे? 180 डिग्री करके ऐसे बनाएंगे। तो एक ऊपर और एक नीचे। जब इसे हम सॉहर्स में देखेंगे तो देखना जरा कैसा दिखाई देगा। जो ऊपर वाला है उसमें फ्लोरीन ऊपर दिखाई देगा, बीच वाले कार्बन पे देखना जरा, फ्लोरीन ऊपर दिखाई दे रहा, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल मशक्क़त की बात नहीं है। तब
तसल्ली से बन जाएगा। और इसमें फ्लोरीन नीचे है, तो हम 2 कन्वर्जन करना सीख गए। कैसे कि हम सॉहर्स बनाना सीख गए न्यूमैन से। ठीक, अब इस पे डेल्टा प्लस है और इस पे डेल्टा प्लस है, लेकिन इनका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो देखना कहाँ पे जरा। इनका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे, और उनके सामने अब कौन है, फ्लोरीन है। दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, so no hyperconjugation is possible. No hyperconjugation is possible. कोई hyperconjugation possible नहीं है। जब कोई hyperconjugation possible नहीं है तो मतलब तो गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि गॉस फॉर्म में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी अपने आप ज़्यादा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था Cl और Cl को डाइक्लोरो को हम करना है, 1,2 डाइक्लोरो इथीन को हमें करना है, इथेन को। तो कैसे करेंगे, तो यार अगर हम बनाना शुरू करें CH2 CH2 Cl Cl ले लें। ठीक, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले एक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे, तो Cl Cl घूमना शुरू हो गया। देखो ध्यान से, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो ये एंटी बन गया, और एंटी तक ही बनानी है, फिर तो हमारे पास बनी जाएंगी फॉर्म्स, बाकी दोनों तो सेम ही आएंगी। तो इन गैस फेज क्या होगा, इन गैस फेज जब ऑर्डर लिखेंगे तो गैस फेज में एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर गॉस, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। लेकिन जब एक्वस फेज में लिखेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा गॉश, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसका रीज़न अगर तुम बता पाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो यहीं रोक लो और कमेंट करके बताना कि इसकी रीज़न क्या रहा, कैसे ये ऐसा आ गया। ठीक, एक्वस फेज में क्या होगा मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। देखो यार, हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन का मतलब ये होता है कि तुम भी बोलो और मैं भी बोलूँ। तो मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो केवल तुम्हें चैट में ही बोलना पड़ेगा, और चैट में जो बोलता है मैं उसे हेड बना के भेजता हूँ ना यार, मैं ही कमेंट करता हूँ, वो टीम थोड़ी लगी हुई पीछे। ठीक है, तो होगा क्या कि एक्वस फेज में डाइपोल मूवमेंट होगा, गैस फेज नॉन पोलर है, एक्वस फेज पोलर है। तो पोलर में पोलर चीज ज़्यादा स्टेबल होगी, नॉन पोलर में नॉन पोलर ज़्यादा होगी। तो पोलर कौन होगा, गॉस फॉर्म कैसी होगी, पोलर फॉर्म होगी। गॉस फॉर्म कैसी होगी, पोलर होगी, और ये कैसी होगी, नॉन पोलर होगी। तो पोलर में पोलर ज़्यादा स्टेबल होगी, इसीलिए एक्वस फेज में गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल आ रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक OH और NO2 ले लिया। अगला देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 था या कौन सा था यार, गिनती बताओ। 4 5 है, ठीक है 4 5 है। तो 4 नंबर पे देखो, तो हमने क्या किया कि CH2 OH ले लिया और NO2 ले लिया। अब मैं इसका सीधे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मरी एक ही बना दूं, काम चल जाएगा। हमें लगता है काफ़ी तुम लोग तेज हो गए हो अब तो देखो OH यहाँ पे आ गया एक, और जब NO2 बना रहे होगे तो NO2 के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा गॉस पोजीशन में। तो ये क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो आएगा गॉश, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे क्या कर रहा है,
5 नंबर पे कह रहा है कि हमने सक्सिनिक एसिड ले लिया है और एक पे पीएच लिया है 2, है ना, 2 ही लिए ना, 2 और 12 ली होगी मेरी समझ से, 2 और 13 ली, चलो 2 ले ली। पीएच 2 का मतलब हाईली एसिडिक मीडियम, पीएच 2 का मतलब क्या है, हाईली एसिडिक मीडियम। अब अगर मीडियम हाईली एसिडिक है तो उस टाइम पे COH वॉन्ट डिसोसिएट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में वीक एसिड डिसोसिएट नहीं होता। तो लिख लेते हैं इन हाईली एसिडिक मीडियम द डिसोसिएशन ऑफ COH will be almost 0। तो होगा क्या कि जब हम इसका कन्फर्मर बना रहे होंगे, भाई देखो अगर तुम इसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे ना तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, ये एच आ गया, ये एच आ गया। किसी ने कमेंट किया था कि सर एडवांस लेवल, यही एडवांस लेवल है मेरे भाई, ये एडवांस लेवल है, ये मेंस में नहीं पूछे जाएंगे इतने कठिन सवाल कि आयनिक भी तुमसे घुसा पूछ लें ऑर्गेनिक में, है ना। तो इसकी कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, गॉस ज़्यादा स्टेबल होगी एंटी से, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड होगी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम pH 13 कर देंगे, pH 13 करेंगे तो ये भी CO माइनस बन जाएगा और ये भी CO माइनस बन जाएगा। जब ये दोनों CO माइनस बन गए तो लिख देते हैं इन बेसिक मीडियम, इन हाईली बेसिक मीडियम COH will convert into CO minus, so there is no possibility of intramolecular H bonding and therefore stability order will be, चाहो तो इस लाइन को ऊपर लिख लो, तुम्हें लग रहा होगा अलग से लिख दिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, एंटी हो जाएगा, फिर गॉश आ जाएगा, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड आएगा और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड आएगा। तो देख रहे हो सवालों को मुश्किल बनाया जा सकता है, चाहो तो बना सकते हैं हम लोग मुश्किल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोर्ड वाला है यार, उसे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम खुद ही बना के रखना और इसका आंसर बताना कि कैसा बना। इंपॉर्टेंट कम है इसलिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक, अब बात करते हैं RS नॉमेनक्लेचर से हम लोग क्या करेंगे। अब हम वेज डैश से पहले फिशर बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो यहीं डाल लेते हैं कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, वेज डैश से फिशर बनाने के लिए क्या किया, मान लेते हैं हमने कोई कार्बन ले लिया और उस पर हमने कोई कार्बन ले लिया और उसे हमने कायरल बना लिया। ये वेज डैश है और इससे हमें फिशर बनाना है। फिशर कैसा बनाना है, फिशर ऐसा बनाना है। और फिशर में हम जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्लेन के बाहर है और वर्टिकल लाइन प्लेन के अंदर है। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के बाहर है और हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन प्लेन के अंदर है। तो इस पर क्या करो, इसमें पहले 1 2 3 4 करके इसका नाम निकाल लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो ये S आ गया। अब क्या करो, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसे नीचे लिख लो। लोएस्ट प्रायोरिटी को हमने नीचे लिख लिया
और बाकी जिस सेंस में लिखी हुई है उसी सेंस में लिख दो। यानी कि अगर H के क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ब्रोमीन लिखा हुआ है तो H के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ब्रोमीन लिख दो, उसके एंटी क्लॉक में Cl लिखा और फिर CH3 लिखा। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे इधर से देखो H लगा था, H के ऊपर क्या था CH3, तो H के ऊपर हमने राइट क्लास साइड में CH3 लगाया और फिर अब इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ये भी क्या आ गया, ये ऐसा आ गया। सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सिंपल है। अब एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिख लेते हैं F, यहाँ पे लिख लेते हैं OH और यहाँ पे लिख लेते हैं H। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आई, तो ये क्लॉकवाइज आया, तो ये क्या आ गया, R आ गया। अब जब ये R आया तो हमने लोएस्ट प्रायोरिटी को पहले कहाँ रखा, नीचे, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, लिखना शुरू किया। तो H के रिस्पेक्ट में OH या CH3 किधर है, राइट में, फिर उसके आगे F है और इसके आगे OH है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज घूमा है तो यानी कि ये भी R आ गया। तो आसानी से इसका कन्वर्जन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो एक से ज़्यादा कार्बन हो, एक से ज़्यादा कार्बन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना। ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन लिख लेते हैं। अगर कोई कहे कि हम इसे जुगाड़ लगा के लिख सकते हैं तो उसके लिए एक सवाल और लिख दो, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करने देंगे, ये बात तय है। Br है, H है, H है और Br। ठीक, दो सवालों का हमें RS नॉमेनक्लेचर करके, मतलब हमें क्या इसे फिशर में कन्वर्ट करना है। अब फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इस पर पहले RS नॉमेनक्लेचर निकालेंगे, तो इसका नंबर 1 हो गया, इधर वाले का 2 हो गया, इधर वाले का 3 हो गया और इसका 4 हो गया। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चला तो ये क्या आ गया, R आ गया। अब इसमें नंबर 1 हो गया, इधर वाले का 2 हुआ, इधर वाले का 3 हुआ, इधर वाले का 4 हुआ, तो ये कैसे चला, ये भी क्लॉकवाइज चला, लेकिन क्योंकि H अबव द प्लेन है तो ये कैसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो वर्टिकल लाइन पे रखी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो लॉन्गेस्ट लाइन इज केप्ट एट द वर्टिकल, तो CH3 और CH3 की पोजीशन फिक्स है। और अब हमारे पास बची हैं केवल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी H को हम बिलो द प्लेन नहीं रख सकते, तो हम चाहते हैं कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं उसका अपोजिट बना दें। तो देखो, अगर हम राइट वाले कार्बन, इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं, इस वाले को ऊपर मान लेते हैं, ये वाला ये है, तो CH3 की पोजीशन फिक्स है, यानी CH3 3 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है R, तो हम इस पर क्या बनाएंगे, S बनाएंगे। क्या बनाएंगे, S। R बनाना था, S बनाएंगे। बात ध्यान सुनना, हम R बनाना था, बनाएंगे S। क्यों बनाएंगे S, क्योंकि H जो था वो अबव द प्लेन आएगा, तो S बनाने के लिए हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम क्या करें, ब्रोमीन को इधर रखें और H को इधर रखें। अब देखना जरा, 1 2 3 4 नंबर आया, ये कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो आना क्या चाहिए था इसे, S, तो आएगा क्या, R, क्योंकि H कहाँ पे है, H इज अबव द प्लेन। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ये होगा कि तुम्हारा एक बार इंटरचेंज करके आ जाएगा, तो बेशरम होके बना दो, कोई टेंशन की बात नहीं। अब इसे S बनाना था, हमें S बनाना था, तो 3 नंबर इसकी प्रायोरिटी है। देखो जरा, 3 नंबर पे इसकी प्रायोरिटी है, 2 नंबर पे इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी, और हमें S बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, R बनाना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को हमने इधर रख दिया, H को इधर रख दिया, तो 1 2 3 4 आ गया, तो ये क्या बन गया, R बनाया, तो ये S बन गया। अब अगर इसे साफ साफ बनाने की कोशिश करो तुम, देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है मीजो कंपाउंड, बन गया है Br H H Br और CH3, तो इसमें POS भी है और ये मीजो बन गया। ठीक है, लेकिन तुम देख के नहीं बता सकते थे यहाँ से। अब इसे देखो, इसे कैसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे, फिर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, तो ये आ गया R, सॉरी R आना था, क्या आएगा S, क्योंकि H प्लेन के अब ऊपर है, और इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4,
तो 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज घूमा तो क्या आएगा, ये भी ऐसा जाएगा। तो दोनों ऐसे आ गए। तो बढ़िया, बनाते हैं भाई ड्राइंग। तो यहाँ पे CS3 रख लिया, यहाँ पे CS3 रख लिया। ऊपर वाले के लिए नंबरिंग इसकी 3 है, इसकी 2 है, और हमें S बनाना है। तो S बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम क्या करें, ब्रोमीन को यहाँ रखें और H को यहाँ रखें, जिसका इसका नंबर 1 और 4 आ जाए। तो ये कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन H अबव द प्लेन है तो ये ऐसा जाएगा। ठीक, ऐसे नीचे वाले को देखो, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर, अब हमें इसे क्या बनाना है, S बनाना। तो इसे हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो हम क्या रखें, ब्रोमीन को इधर रखें और H को इधर रखें। तो ये 1 और 4 हो गए। तो ये कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो सिंपल है, RS करके ही निकालना चाहिए और वही तरीका हम अपनाएंगे। जैसे लगता है उसके पास कोई ट्रिक है, तो भाई एक काम करना, इसको RS में अब कन्वर्ट करना। इसका डिस्कशन नहीं होगा यार, कभी फुर्सत में होंगे तब बता देंगे। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसे फिशर बनाना है। ठीक, 4 का आयरन है इसलिए मैंने 4 डंडे बना दिए। CHO ऊपर रखा जाएगा और CH2OH नीचे रखा जाएगा। तुम्हारे लिए हिंट है, इसे कन्वर्ट करना है बाकी को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि वेज से फिशर बनाना सीख गए, और फिशर से वेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए उसे सीखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिशर से वेज कंपेयर करने को है तो फिशर वेज को फिशर बना देना। अब फ्रॉम फिशर टू न्यूमैन, फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिशर से न्यूमैन कैसे बनाएंगे, हमारे पास फिशर बना है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज गिव्स इक्लिप्स कंफर्मेशन। फुल्ली हो या पार्शली वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलवेज गिव्स इक्लिप्स कंफर्मेशन इन न्यूमैन फॉर्म। फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज gives eclipsed form in Newman projection। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, अभी हम लोगों ने ब्रोमीन वाला बनाया था, वही बना लेते हैं एक। देखो, अगर तुम समझोगे तो एक ही में बढ़िया समझ जाओगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझोगे तो हम 40 करवा दें, कोई फ़ायदा नहीं। अब सिंपल है कि ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल ऐसा था, देखो ऐसा है ना, CH3 ऊपर या ब्रोमीन ऐसे देख लो इसे। ठीक, तो ब्रोमीन एक तरफ है। अब इसे हम बीच से काटे, तो जब तुम इसे ऐसे देखोगे तो ये इक्लिप्स फॉर्म ही दिखाई देगा ना, इक्लिप्स फॉर्म दिखाई देगा। तो इसे करना क्या है कि जो बीच से है, इसने पोर्शन को फ्लिप करा के ऊपर ले जाओ, इस पर ऐसे करके ऐसे ऊपर फ्लिप कर दो। तो जो अगर हम इस कार्बन को नंबर 1 डाल लें और इसको नंबर 2 डाल लें, तो जो ऊपर कार्बन दिखाई दे रहा हमें, ये वाला, ये नंबर 2 वाला, इसके पीछे वाला नंबर 1 वाला है। तो इस पर क्या हो गया, CH3 ऊपर आ गया, Br इधर आ गया, H इधर आ गया, Br के पीछे Br आ गया, H के पीछे H आ गया, और CH3 के पीछे CH3 आ गया। इसे बाद में घुमा घुमा के हम सीधा कर लेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सिमेट्री नहीं है, जब इसे फ्लिप कराओगे तो क्या होगा, ये नंबर 2 वाला कार्बन यही है, तो Br यहाँ पे है, CH3 ऊपर चला गया, H यहाँ आ गया। अब Br किसे ढक लेगा, H को, H ने किसे ढका होगा, Br को, और CH3 ने CH3 को। तो सिंपल है। और जब भी इसे खोलना हो तो क्या करो, अनरैप कर दो, उल्टा कर दो, आराम से बन जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसे 2 बार ही सुनना और प्रैक्टिस करना, और थोड़े से न्यूमैन से फिशर बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक,
अब यार लास्ट टॉपिक बचा है जिसे हम कहते हैं एमीन इन्वर्जन, वो भी पढ़ लेते हैं कि तुम कहोगे सर एमीन इन्वर्जन नहीं पढ़ा है, तो एमीन इन्वर्जन भी पढ़ा देते हैं ना। तो एमीन्स में कायरलिटी कैसे देखेंगे, तो यहीं डाल लेते हैं एमाइन इन्वर्जन। कब होगा कब नहीं होगा ये देखेंगे। एमाइन इन्वर्जन को फ्लिपिंग ऑफ एमाइंस भी कहते हैं, फ्लिपिंग ऑफ एमाइंस भी कहते हैं। ठीक, कैसे? नाइट्रोजन को अगर हम, अरे यार लोन पेयर अगर हम बनाए नाइट्रोजन का और इसमें R1 R2 और R3 ग्रुप जोड़ दें तो ये नाइट्रोजन कायरल हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन जब कायरल होता है तो नाइट्रोजन बहुत तेजी से इंटर कन्वर्ट होता है इस स्ट्रक्चर में, बहुत तेजी से कन्वर्ट होता है किसमें, इसमें। और जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, ये बन जाता है प्लेनर। ये कैसा हो जाता है, प्लेनर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये रैपिड इंटर कन्वर्जन हो रहा है, और होता क्या है कि एक अमीन की फॉर्म कन्वर्ट होकर दूसरे में चली जाती है, और जब दूसरे में जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए प्लेनर होगी। देखो अमीन ऐसा था, जब अमीन भाई कैसा था, अमीन ऐसा है। अब अगर ये घूम के ऐसा होगा तो कभी ना कभी एक प्लेन में तो आएगा ही भाई। तुम अपने छाते को देखो, इसे छाता पहले ऐसे होता है और ये अपसाइड डाउन अगर ऐसे होगा छाता, तो ये हाथ अपने ऐसे से करके खोल के फिर ऊपर गया होगा ना, ऐसे ऊपर चला गया होगा। तो इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसे, अम्ब्रेला इन्वर्जन। और इस अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से एमीन्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सी अमीन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं शो कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को हमेशा कैंसिल कर देगी। मान लो इसने इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये प्लस थी तो ये माइनस थी, और ये क्योंकि रैपिड इसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो अमीन इन्वर्जन। तो लिख लेते हैं कंडीशंस टू शो एमाइन इन्वर्जन। कंडीशंस टू शो एमाइन इन्वर्जन। नंबर 1 क्या होता है कि एलिमेंट को सेकंड पीरियड का होना चाहिए, तभी इन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को पता नहीं चलता है। एलिमेंट शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक। नंबर 2, उनके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। मस्ट हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन should be sp3। साइक्लिक नहीं होने चाहिए, शुड बी एसाइक्लिक, शुड बी एसाइक्लिक। ठीक। सल्फर फॉस्फोरस ये अमीन इन्वर्जन शो नहीं कर पाते ड्यू टू देयर बिगर साइज। फॉस्फोरस, सल्फर etc. will not show flipping due to their larger size। ठीक। तो अगर हमसे कोई पूछे, मान लो कि जैसे कोई एक सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगाया, यहाँ पे H, D और T लगा दिया, तो हमसे कोई पूछे ये कायरल है, कंपाउंड कायरल है, फ्लिपिंग करेगा, फ्लिपिंग करेगा। ठीक। लेकिन कोई पूछे ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कतई नहीं,
कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बिल्कुल भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग। अगर कंपाउंड रिंग के अंदर हो, रिंग के अंदर हो, हम उसे बांध दें, मान लो जकड़ के रखें, ठीक, तो ये क्या करेगा, कायरल है, अरे हाँ भाई है कायरल, तो चारों वैलेंसी अलग अलग है, फ्लिपिंग करेगा, एसाइक्लिक होना जरूरी था, याद करो, तो ये फ्लिपिंग नहीं करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जी हाँ बिल्कुल है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लिखें, नंबर 3 लिख देते हैं एग्जाम्पल, सल्फर को, सल्फर का लोन पेयर ले लिया, डबल बॉन्ड लगा लिया और Me लगा लिया और Et लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल भी होगा, ठीक। इसी तरह से फॉस्फोरस को भी देख सकते हो। तो बात मेरी समझ में आनी चाहिए, छोटा सा टॉपिक था, जब बता दिया, नहीं तो तुम तरस रहते कि बात नहीं है इस बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा होगा, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो ये कैसा होगा, एकायरल हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो PsP2 आ जाएगा, जो इसे एकायरल बना देगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, आसानी से इन्हें हम कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे कन्वर्जन सीख लिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूरी तरह खत्म कर दी, जो बचा हुआ था सब पढ़ा दिया यार, अब तो तुम्हें अच्छा करना ही पड़ेगा। और फिर से यार शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, मेरी बात जरूरी है ना, जरूरी है इसलिए, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।